वफाकी काबीना में 3 वजीरों की तब्दीली की खबरें सुनने को मिल रही हैं। इनमें से 2 वजीरों से तो मेरी बात हुई है। एक भी मोबाइल पाकिस्तान में नहीं बन रहा था, आज 70% मोबाइल्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। 70 to 80,000 रुपीज़ का टैक्स दे देना खाली सिर्फ मोबाइल की रजिस्ट्रेशन के लिए, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा। सैमसंग आया, ओप्पो आया, वीवो आया, तो इंशाल्लाह एक दिन आईफोन भी आ जाएगा और पहले कतरे के तौर पर आज से उसका भी आगाज हुआ है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी वजीर आजम की तरफ से प्राइवेट कंपनियों से कहा गया हो कि वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करें। तो जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं आप लोगों को तो पक्का ट्रीट दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 28 जनवरी और दिन है जुमातुल मुबारक का। आप लोगों से 2 दिन के वक्फे के बाद मुलाकात हो रही है। कहाँ गायब था, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड करने के लिए निकला था। वापस आया तो वफाकी काबीना में 3 वजीरों की तब्दीली की खबरें सुनने को मिल रही हैं। शेख रशीद, फवाद चौधरी और परवेज़ खट्टक की वजारतें आपस में तब्दील की जा रही हैं, ऐसा कहना है जियो न्यूज़ का। फिर आपके भाई ने वज़ीर आज़म ऑफिस में कुछ फ़ोन शोन घुमाने शुरू किए, तो कुछ मालूमात मिली हैं। 2 मैसेजेस मौसूल हुए हैं। कुछ ही देर में मैं आपको वो या दिखाऊंगा या उस बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले थोड़ी सी बात एक और अहम मामले की। तवील मुश्किल वक्त के बाद बिलाखिर मुल्की मईशत में बेहतरी के इशारे मिलना शुरू हुए हैं। मईशत में 5.37% तक की ग्रोथ और महंगाई के ट्रेंड में मामूली ही सही लेकिन मुसलसल कमी का हुकूमती दावा बार बार सुनने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट्स और ऑटो इंडस्ट्री अपने बूम पर है। मुल्क की तकरीबन 100 बड़ी कंपनियों ने 930 अरब रुपए और स्टॉक एक्सचेंज ने 260 अरब रुपए का खालिस मुनाफा कमाया है। इसके साथ साथ मीडिया हाउसेस की अगर बात करें तो उनको भी 40% तक का मुनाफा मिल चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद जो सवाल इस वक्त आपके जहनों में है, ठीक वही मेरे जहन में भी है कि इस सब का आम आदमी को बराह रास्त फ़ायदा कैसे मिलेगा या कैसे मिल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीबन काबीना के हर इजलास में या तर्जुमानों के हर इजलास में ये बताते रहते हैं कि ऑटो सेक्टर में बूम है, गाड़ियों की रिकॉर्ड पैदावार और फ़रोख्त हो रही है। ये सब कुछ वाकई में हो रहा है या सिर्फ ये वुज़रा की हद तक या बंद कमरों के इजलासों तक ही हो रहा है? तो ये सब कुछ खुद विटनेस करने के लिए मैं कोरिया की एक मारूफ कंपनी है जिसने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हुंडई। उनका पाकिस्तान में एक प्लांट है फैसलाबाद में, इंडस्ट्रियल जोन में। उसका जो असेंबलिंग यूनिट था, मैं वो विज़िट करने गया। मेड इन पाकिस्तान के विजन पर कितना अमल दरामद हो रहा है, क्या ये सब कुछ हम पाकिस्तान में बना रहे हैं या अभी सिर्फ असेंबल कर रहे हैं? ये सब कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है या हम लोकलाइजेशन की तरफ जा चुके हैं? ये एक्सक्लूसिव मनाज़र मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए हैं। एक आध दिन में जब इसकी एडिटिंग मुकम्मल हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उसी में वक्त लगेगा, वरना मैं आज ही आपको दिखा देता। तो 2 दिन के लिए मैं इसी की रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ था। दूसरी जानिब मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी का काम भी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से जारी है और बहुत अच्छी और हौसला अफजा खबरें सामने आ रही हैं। क्योंकि सैमसंग का प्लांट मैं विज़िट करने का इरादा रखता हूँ। मैंने गवर्नमेंट को बाकायदा रिक्वेस्ट कर दी है और वो इंतजामात कर रहे हैं। जैसे ही मुझे उसकी अप्रूवल मिलती है तो मैं कराची में सैमसंग का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ का विज़िट करके आपको कुछ और मनाजर भी दिखाऊँगा। मेड इन पाकिस्तान मोबाइल्स किस तरह से बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि पाकिस्तान 70% तक मोबाइल्स की मुकामी सतह पर पैदावार में कामयाब हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमत का दावा है, पीटीए का दावा है और बाकी जो अदाद शुमार आ रहे हैं। दिस इज़ बिग अचीवमेंट। कहाँ एक भी मोबाइल पाकिस्तान में नहीं बन रहा था, आज 70% मोबाइल्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। असेंबल नहीं, मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं और ये बड़ी कामयाबी है कि हम उनको एक्सपोर्ट करने में भी कामयाब हो रहे हैं। तो मुकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले फ़ोन्स की जो पहली खेप है, जो सैमसंग की जानिब से तैयार की गई, वो मार्केट में फ़रोख्त के लिए भेज दी गई है, जिसे ख़रीदने वालों को मोबाइल फ़ोन्स पर आयद होने वाली जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो नहीं देनी पड़ेगी और इस तरह आपको कदरे सस्ता मोबाइल मिल सकेगा। वैसे मैंने सुना है कि जो इम्पोर्ट होकर आने वाले मोबाइल फ़ोन्स हैं उन पर टैक्स भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। पीटीए का जो रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आईफोन के ऊपर तो 70 से 80,000 के करीब टैक्स पहुंच चुका है। मैंने इरादा किया था लेने का, लेकिन 70 to 80,000 रुपीज़ का टैक्स दे देना खाली सिर्फ मोबाइल की रजिस्ट्रेशन के लिए, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा। अगर ये मोबाइल पाकिस्तान में मुकामी सतह पर तैयार होने लगे हैं जैसे इंडिया और बांग्लादेश में हो रहे हैं, तो शायद पाकिस्तानियों को इतनी ज़्यादा कीमत टैक्स के तौर पर ना देनी पड़े। टैक्स तो देना है, वो अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। 5-10 हज़ार रुपये तक ये मामला निपटा दिया जाना चाहिए, लेकिन 70-80 हज़ार रुपये का टैक्स, दिस इज़ समथिंग बिग, जो मेरी समझ में तो नहीं आता। खैर, जैसे अब सैमसंग और ओप्पो जैसे बड़े बड़े जॉइंट्स पाकिस्तान आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब आईफोन भी
पाकिस्तान में असेंबल्ड होने लगेगा। अभी तक तो हमें सैमसंग भी एक ख्वाब लग रहा था, लेकिन सैमसंग आया, ओप्पो आया, वीवो आया, तो इंशाल्लाह एक दिन आईफोन भी आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मामलात बेहतर होंगे। मईशत में बेहतरी हो रही है, लेकिन असल बेहतरी तब होगी जब 930 अरब रुपए तक का मुनाफा कमाने वाली जो कंपनियां हैं वो अपने मुलाजमीन या सैलरीड क्लास को खुशहाल करेंगी। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एहसास प्रोग्राम आ गया बिल्कुल निचले तबके के लिए, जिनका 2 वक्त का खाना भी उनको मुश्किल है। इस वक्त एट द मोमेंट सैलरीड क्लास जो है वो ज़्यादा सफ़र कर रही है, तो इसलिए पहले कतरे के तौर पर आज से उसका भी आगाज़ हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद अपील की थी प्राइवेट कंपनियों से कि वो अपने मुनाफे को अपने सैलरीड तबके तक मुंतकिल करें ताकि उनको भी थोड़ी आसानी हो। काबीना में रद्दोबदल के हवाले से कुछ देर में मैं आपको तफसीलात बताऊंगा, मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, लेकिन पहले हमारे लिए आने वाली एक अच्छी खबर पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जनाब, वज़ीर आज़म की प्राइवेट बिजनेस कंपनियों से की गई अपील जो है वो काम कर रही है और ARY नेटवर्क ने अपने मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 80% तक के इजाफे का ऐलान किया है। मैं खुद भी बड़ा खुश हूँ इस फैसले से। इसका बाज़ाब्ता ऐलान सलमान इकबाल की जानिब से किया गया, जो सदर हैं, CEO हैं ARY के, और फिर इंतज़ामिया की तरफ से हमें भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया गया है, बल्कि इसकी तो हेडलाइंस भी चल रही हैं ARY पर। और अगर मीडिया हाउसेस 40% तक का मुनाफा कमा रहे हैं, मतलब लॉस में नहीं जा रहे, उनका बिजनेस चल रहा है, खुशहाली आ रही है, अरबों रुपया कमा रहे हैं, तो तनख्वाहों में इजाफा उसका बेहतरीन इकदाम है। ये होना चाहिए, वही बिजनेस फार्मूला है, वही हुकूमती इश्तिहारात है, लेकिन सोच और अप्रोच का फ़र्क है। अगर ARY कर सकता है तो फिर बाकी क्यों नहीं कर सकते? वही घिसा पिटा एक पुराना फार्मूला के हुकूमती इश्तिहारात मिलेंगे तो अपने लोगों को सैलरीज देंगे, इससे निकल आए। हुकूमत सबको इश्तिहार एक जैसे ही दे रही है, लेकिन फ़र्क ये है कि अपने बिजनेस फार्मूला को थोड़ा बेहतर करें, प्राइवेट इश्तिहार पकड़ें, प्राइवेट कारोबार पकड़ें और उसका फ़ायदा अपने लोगों को पहुंचाएं, और जो आज ARY ने कर दिखाया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी वज़ीर आज़म की तरफ से प्राइवेट कंपनियों से कहा गया हो कि वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करें, लेकिन पहली बार प्राइवेट कंपनियों को ये अपील की गई है और इसका हुकूमती सतह पर बाज़ाब्ता एक मुहिम शुरू होने वाली है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आगाज़ तो हो गया है, जिस दिन भाई की तनख्वाह बढ़ेगी या अकाउंट में आएगी इंक्रीमेंट, वो दूसरे मरहले में होगा, चूँकि इब्तदाई तौर पर उन लोगों की सैलरी बढ़ाई जा रही है जिनकी सैलरी इस वक्त 20,000 रुपये है, उनका 80% तक का इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी कोई 35,000 के आसपास उनकी तनख्वाह हो जाएगी, जो कि इस दौर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट फेज़ में उन लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी जो इससे ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। तो जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं आप लोगों को तो पक्का ट्रीट दूंगा। तो सलमान इकबाल के इस फैसले को सोशल मीडिया पर बड़ा सराहा जा रहा है, वेल डन ARY का ट्रेंड चल रहा है, हुकूमती सतह पर बड़ी पजीराई की जा रही है। वफाकी वुज़रा ख़ास तौर पर इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने इस मुहिम को शुरू किया था। उन्होंने कहा है कि जिस तरह ARY ने ये इनिशिएटिव लिया है, बाकी भी जिम्मेदारी का एहसास करें और अपने चैनल्स के जो मुनाफे के समरात हैं वो लोगों तक पहुंचाएं। शहबाज गिल ने तो इसे पूरी मुहिम में बदलने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से वो सहाफ़ियों के एक वफ्द के साथ तमाम बड़े न्यूज़ ग्रुप्स के दफ्तरों में जाएंगे और वहाँ पर उनसे मुतालबा करेंगे कि वो सहाफ़ियों की तनख्वाहें बढ़ाएं। ये तो मामला है सिर्फ न्यूज़ ग्रुप्स का, क्योंकि हुकूमत का बराह रास्त लेना देना राब्ता न्यूज़ के चैनल से है, लेकिन और जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उनके मालकान को भी चाहिए कि वो अपने सैलरीड वर्कर्स का, अपनी सैलरीड क्लास का थोड़ा सा एहसास करें। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं सियासी मामलात के हवाले से। गर्मा गर्म सियासी मामलात में कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज कुछ खबरें आई हैं काबीना में रद्दोबदल के हवाले से। शेख रशीद, फवाद चौधरी और परवेज़ खट्टक की वजारतें आपस में तब्दील की जा रही हैं। ये जियो न्यूज़ पर मैंने कुछ देर पहले खबर चलते हुए देखी। इनमें से 2 वज़ीरों से तो मेरी बात हुई है। फिर वज़ीर आज़म ऑफिस के कुछ और लोगों से भी पूछा कि क्या वाकई ये तब्दीलियाँ हो रही हैं या कोई और मामला है अंदर खाते, क्योंकि ज़ाहिर बात है शहजाद अकबर की तरह ये वज़ीर भी अगर तब्दील हो रहे होंगे तो ख़ुद तो थोड़ी आके मानेंगे कि जी हमें बदला जा रहा है। इसलिए उनसे मौक़िफ़ जानने की बजाय मैंने कुछ और लोगों से भी बात की है। कुछ सरकारी भी हैं लेकिन इंतहाई करीबी ज़राए हैं, तो उन्होंने बताया है कि एट द मोमेंट ये ख़बरें दुरुस्त नहीं है। वैसे तो वज़रा की तब्दीली वज़ीर आज़म का इख्तियार है और वो कभी भी चाहें तो बदल सकते हैं किसी भी वज़ीर को, लेकिन जो करीबी ज़राए हैं उनके मुताबिक अभी तक कार्ड्स पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी बहस इनिशिएट हो जाती है। जैसे शहजाद अकबर साहब के मामले में पहले पता चल गया था कि उनको बदला जा रहा है, क्योंकि फिर इंटरव्यूज़ शुरू हो जाते हैं, ऑल्टरनेट सोचा जाता है। तो एट द मोमेंट ऐसी कोई हलचल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या पावर कॉरिडोर्स में मैंने ना सुनी है ना देखी है, लेकिन जियो न्यूज़ की ये खबर है, तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि किस हद तक दुरुस्त है। दूसरी जानिब हुकूमत ने एक बड़ा आज
अपसेट तो नहीं कहा जा सकता है, कामयाबी उन्होंने हासिल की है ऐवान बाला में यानी सेनेट में। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद उन्होंने सेनेट से जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है वो फाइनली मंजूर करा लिया है। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर आज रायशुमारी हुई सेनेट में और बड़ा क्लोज कंपटीशन हुआ, मतलब उन हुकूमत के हक़ में 43 वोट्स पड़े और मुखालफत में सिर्फ 1 वोट कम था, यानी 42 वोट्स पड़े। ये दिलचस्प खींचातानी इसी तरह जारी रहेगी। हुकूमत कानून साजी के ज़रिए अपोजिशन पर हावी रहना चाहती है और अपोजिशन लॉन्ग मार्च की धमकियों के ज़रिए। हुकूमत को दबाव में लाने के लिए ये टैक्टिक्स कामयाब हो सकेंगे, लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, इस बारे में अपोजिशन की जो जमातें हैं वो ख़ुद कोई क्लियर नहीं है, मतलब उनमें अभी इत्तेहाद होना बाकी है। और जाते जाते आखिर में 2 रोज़ कबल बलूचिस्तान के इलाके में केच में एक दहशतगर्दों का पाक फ़ौज की चेक पोस्ट पर हमला हुआ, जिसकी इत्तला फिर बाद में जारी की गई ISPR की जानिब से 2 दिन के बाद, और अफसोसनाक खबर सामने आई कि 10 फ़ौजी जवानों की शहादत हुई। ये सुनकर वाकई दिल बहुत दुखी है कि मतलब 10 जवानों की शहादत और वो उनकी मैयतें जिस तरह से मुंतकिल हो रही हैं, तो वो देखना ही बड़ा अफसोसनाक है और दिल दुखाने वाले मनाज़र हैं। दहशतगर्दी की ये ताज़ा लहर आई है और बड़ी अफसोसनाक है। हुकूमत, हमारे इदारे, एजेंसीज़, लॉ इन्फोर्समेंट से मुताल्लिक़ जितने भी लोग हैं, उनको इस मामले को फ़ौरी रोकना होगा, बिकॉज़ अगर ना रोका गया तो फिर पहले जैसी सूरत हाल हो सकती है और मामलात बिगड़ने का ख़दशा है। जिस तरह पहले हुआ करता था कभी कि धमाका कभी भी कहीं पे भी हो जाता था, पता नहीं चलता था कि कहाँ पर हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है। मतलब हमें ख़ुद को इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई थी कि ऐसा लगता था कि कभी भी कहीं पे भी ये धमाका हो सकता है, आपके आसपास भी हो सकता है। तो बड़ी मुश्किल से हम उस फेयर से बाहर निकले हैं। एक बार फिर ये दहशतगर्दी की लहर ने पाकिस्तान को मुतासिर करने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह करे कि इस पर जल्द काबू पा लिया जाए। आप लोग अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।